Hello, assalamualaikum everyone, and welcome to the last episode of Mahana's Weekly Ref for the month of October 2025. After posting last five positive consecutive months and posting returns of around 40%, this week has been the first negative month in recent history. इस month अगर हम देखें तो the market went down about 3%. एंड द इंडेक्स वाज रियली अंडर प्रेशर. अगर हम इस वीक के स्टार्ट में देखें तो जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्लैशेस हुए एंड द व्हेन द टॉक्स ब्रोक डाउन तो मार्केट काफ़ी नीचे गई. बट फाइनली अच्छी न्यूज़ आ गई है. द सीज फायर इज़ ऑन. और फ्राइडे को हमने देखा कि मार्केट बाउंस बैक ऑफ अबाउट अराउंड 5,000 पॉइंट्स. तो मुबशर, व्हाट्स हैपनिंग, क्या चल रहा है? और इस वीक मार्केट ने वही देखा जो हमने लास्ट वीक देखा था कि शुरू में डाउन जाती है देन फाइनली इट रिकवर्स. बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने बताया। ऑब्वियसली यू मेंशन कि विनिंग स्ट्रीक या एक जो आप कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रीक मार्केट ने ब्रेक करी है। बट अगर नंबर्स देखें वी आर स्टिल अप अबाउट 76% फॉर द ईयर. यस. डिस्पाइट ऑल दैट मैं कहूँगा कि 3% इवन 5% इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर इन कंपैरिजन टू हाउ द लास्ट फ्यू मंथ्स हैव बीन. अगर हम रीजंस हमने जब आई थिंक वी हैव रिपीटेड दैट इन द प्रीवियस वीकली रैप्स एज वेल. मेन रीज़न इज़ ऑब्वियसली एक रिजल्ट सीजन होता है, मार्केट कंसोलिडेशन फेज होती है एंड देयर इज़ अ जनरल फिनोमेना ऑफ प्रॉफिट टेकिंग. तो वो हमने देखी थी एंड देयर वाज पार्शली बिटवीन इन इंस्टीट्यूशंस एंड डिफरेंट सेट्स ऑफ इन्वेस्टर्स एक प्रॉफिट टेकिंग का ट्रेंड चल रहा था. तो वो था ऑल्सो. वो एक ट्रेंड होता है, वो किसी उस पर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इट गेट्स फ्यूल्ड बाय अदर इंसिडेंट्स या अदर इवेंट्स. जैसे कि अफ़गानिस्तान का एक इशू था, बॉर्डर क्लैशेस थे हमारे. तो बिकॉज ऑफ दैट हमने देखा कि एक मार्केट में थोड़ा इन्वेस्टर्स वर जिटरी, obviously because of the positive streak, continuous positive streak. एंड ऑब्वियसली वैल्यूएशंस थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो नहीं थी, बट डेफिनेटली एक आपका 70% रिटर्न आपका हो जाए 9 मंथ्स में, तो फिर 80% आई वुड से 9 मंथ्स पे, देन इन्वेस्टर्स गेट अ बिट कंसर्न कि क्या अपसाइड है एंड प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए. तो वो ट्रेंड था. हमने फिर ओवर द मंथ हमने देखा ऑब्वियसली इन मोस्टली इट वाज डाउनवर्ड ट्रेंडिंग और थोड़ा सा मार्केट स्टेबलाइज या कंसोलिडेट होती थी. सो बॉटम फिशिंग इज स्टिल गोइंग ऑन आई वुड से, कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं है. इट इज़ जस्ट अ जनरल रिकरिंग फेज ऑफ द मार्केट कि आपकी एक साइकिल में, बुल साइकिल में भी आपकी प्रॉफिट टेकिंग एंड नेगेटिव मंथ्स आते हैं. तो हमने इस वीक देखा कि शुरू में ऑब्वियसली लास्ट वीक ऑफ द मंथ तो रोल ओवर एक लेवरेज पोजीशंस का एक नेचुरल फिनोमेना भी होता है. तो वो भी चीज़ अनवाइंड होती है ड्यूरिंग दिस वीक एंड बिकॉज ऑफ दैट एक वो आपका जो प्रॉफिट टेकिंग है वो एक्सटेंडेड रही. बट एज द वीक वॉज क्लोजिंग हमने तो दो चीज़ें पॉजिटिव फ्रंट पे देखी. वन वॉज ऑब्वियसली द टॉक्स विद अफगानिस्तान जो कि सीज फायर को फर्दर कंटिन्यू किया एंड डेलिब्रेशंस आर स्टिल गोइंग ऑन. सेकंड वाज ऑब्वियसली इन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क अगर देखें तो चाइना एंड यूएस की भी कोई पैक्ट होने जा रहा है और अराउंड टैरिफ्स एंड सो ऑन. तो उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में भी इम्पैक्ट दिखा. तो हैविंग सेड दैट थोड़ा हमें लगता है कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट मार्केट है स्टेबलाइज अराउंड करंट लेवल्स. इट कैन रेंज इन अ नैरो रेंज like plus minus 2% going forward as well. But it depends कि क्या न्यूज़ फ्लो क्या ट्रिगर्स आते हैं. बिल्कुल मुबशर, रिसेंटली वी हैड अ लॉट ऑफ रजिस्ट्रेशंस इन आवर न्यू प्रोडक्ट महाना रिटायरमेंट. और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी लोग एग्रेसिव एलोकेशन की तरफ जा रहे हैं. तो सिंस रिसेंटली इतने पॉजिटिव नंबर्स देखे लोगों ने, तो इस दफ़ा पहली दफ़ा लोगों ने कुछ नेगेटिव नंबर्स देखे, कुछ लोग घबरा भी गए. तो उनके लिए आपका कोई मैसेज कि नॉर्मल मार्केट्स आके उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए बिल्कुल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज है. अगेन आप पेंशन फंड या रिटायरमेंट फंड में जब आप आते हैं व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग यू आर डूइंग इट फॉर द लॉन्ग रन. ऑब्वियसली जब आप रिटर्न इंक्रीज होता देखते हैं रैपिड बुल साइकिल में अगर आप एंटर होते हैं तो यू विल सी फिनोमिनल रिटर्न्स एंड 70-80% अगर आप रिटर्न साल का देख रहे हैं दैट इज़ नॉट गोइंग टू कंटिन्यू इन परपेचुटी. कभी आपकी मार्केट जो है स्लो डाउन भी होगी, कभी नेगेटिव रिटर्न्स भी आएगा. हाउएवर फॉर यू टू क्रिएट वेल्थ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इन्वेस्ट करते रहें कंसिस्टेंटली विद डिसिप्लिन.
एंड अगेन आपको रिस्क प्रोफाइल या रिस्क एपेटाइट बेस्ड ऑन योर एपेटाइट ही सिलेक्ट करनी चाहिए. सो इफ लेट्स से I am 55 years of age and I'm nearing retirement, probably I should be a bit conservative, if not fully conservative, like somewhere in, maybe like have 30% equities. Whereas if someone is in the, a bit younger and उनकी जो है early career है, तो they can go higher allocation in equities. So irrespective of market movement, you should just focus on your end objective, and that is the way to creating wealth actually. तो आप ये शॉर्ट टर्म ड्रॉ डाउन वगैरह देख के आपको इतना कंसर्न या पैनिक नहीं करना चाहिए. बिल्कुल मुबशिर, मैं भी अपने इन्वेस्टर्स को बताता रहता हूँ, अगर आप पास्ट 25 ईयर्स का केगर देखें तो एवरेज ग्रोथ हमारे इंडेक्स में 20% ईच ईयर देखिए. तो अगर आप रोज़ाना मार्केट मूवमेंट्स अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी रैश डिसीजंस लेंगे. हमें इवन जो हमारा कूल डाउन पीरियड है इन महाना रिटायरमेंट, जिसमें हम एक दफ़ा एजुकेशन चेंज करने के बाद 60 डेज़ का कूल डाउन पीरियड होता है जिसमें आप फिर से चेंज नहीं कर सकते, उस पर भी हमें काफ़ी पुश बैक आ रहा है. और लोग चाहते हैं कि जिस तरह मार्केट नीचे जाए वो मनी मार्केट में चले जाएं, और जिस तरह मार्केट थोड़ा सा अच्छे रिटर्न दिखाना शुरू कर दे वो एक्विटी में जाना शुरू कर दें. तो इन रैश डिसीजंस के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे टू इन्वेस्टर? आई थिंक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिविजुअल्स को ये लगता है दैट दे कैन टाइम द मार्केट बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंट एलोकेशन. कि आज मार्केट का मोमेंटम नेगेटिव है तो आज हम मूव टू अ लो रिस्क प्रोफाइल, एंड कल मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव होगा तो मूव टू अ हाई रिस्क. आई कैन guarantee you that you will end up losing and you will not make the optimal return for yourself. एक बहुत मशहूर से saying है इसमें कि टाइम इन द मार्केट इज़ बेटर दैन टाइमिंग द मार्केट. तो आप अगर इस फिलॉसफी को लेके चलें, मेजॉरिटी लोगों ने, जैसे अभी मैंने शायद प्रीवियसली भी ये बात डिस्कस की है कि अगर हमारी मार्केट ने 2-3 सालों का रिटर्न अगर हम देखें तो वी हैव डन 3x, प्रॉब्ली मोर देन दैट, राइट. 3x से ज़्यादा हो गए, 40,000 50,000 से मार्केट चलिए. बट पीपल हु एक्चुअली वर एबल टू मेक मनी वर दोज हु हैड बीन इन्वेस्टेड बिफोर. They are not new investors. New investors probably got into the market maybe 100K index level or 120K, and some even got in at 160, 150K level, and they are the ones who get panicky, right? तो considering these factors, मेरा advice यही होगी, आप index level is a moving target. Don't focus on index level कि आज 160 हो गया, कल 170 हो गया, या even 150 हो जाए. आप अपने गोल को लेके रखें. कंसिडर योर रिस्क एपेटाइट कम फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन्वेस्ट. एंड एक्विटी अगेन इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. हिस्टोरिकल केगर की अगर हमने बात की 20%, तो विच मीन्स यूर एक्चुअली ऑलमोस्ट डबलिंग योर मनी इन अबाउट 4 years, 3-4 years ऑलमोस्ट. तो अगर आप 4 साल में पैसे डबल करें तो आपको इसके अलावा और क्या करना है. आप जस्ट don't follow the daily movement, follow it just for information, for learning, but not from a point कि आपको हर चीज़ पे रिएक्ट करना है और हर चीज़ पे डिसीजन लेना है एंड ट्रेड करना है. बिल्कुल मुबशिर. नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द टॉप इवेंट्स दिस वीक. स्टेट बैंक ने पॉलिसी मीटिंग्स में स्टेटस को बरकरार रखा है. द पॉलिसी रेट इज स्टे एट 11%. और अगर लास्ट 4 मीटिंग्स देखें स्टेट बैंक की तो उन्होंने कोई रेट कट अनाउंस नहीं किया. और जिस तरह हमें ट्रेंड नज़र आया शायद अगले 4 मीटिंग्स में भी कोई कट नहीं हम देख सकेंगे. तो इसकी क्या वजह? आई थिंक इसका मेन रीज़न अगेन इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, और उसका मेन रीज़न यही है कि जो पिछली स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स हमने देखे या प्रीवियस स्टेटमेंट्स देखी, द सेंट्रल बैंक इज़ ऑन अ पॉजिटिव नोट टेकिंग अ प्रूडेंट अप्रोच कि थोड़ा सा एक कॉशियसली रादर देन आज मैं रेट कट करके इन कमिंग मंथ्स मुझे दोबारा इंक्रीज़ करना पड़े, दैट इज़ नेगेटिव इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट स्टेबल राइट नाउ. तो क्या लॉन्गर टर्म स्टेबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस डिसीशंस एज वेल एज इकॉनमी जो है अपना किस तरह परफॉर्म करती है, रादर देन मैं बहुत अग्रेसिव ईजिंग पे चला जाऊँ. इवन दो माई एवरेज इन्फ्लेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी लाइक 7% फॉर द ईयर, तो मैं 8-9% पे पॉलिसी रेट ले आऊँ, एंड जैसे ही मेरी इन्फ्लेशन इंचअप हो मैं दोबारा इंक्रीज़ करूँ. उससे बेहतर है मैं उसका मॉनेटरी ईजिंग और का पूरा प्रॉपर साइकिल देखूँ. प्राइसेस किस तरह बढ़ती हैं, डिमांड किस तरह बढ़ती है. ऑब्वियसली हमने 22% से 11% इन रैपिड वो देखा. अगर हम शार्प, अब मैं बोलूँगा डिक्लाइन देखा, तो शार्प डिक्लाइन को अगर हम
और उसका काउंटर इफेक्ट आता है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूव परचेजिंग पावर स्पेंडिंग, क्योंकि लोग 22% पे देर इज मोर इंसेंटिव टू सेव, वेयर एज एट 11% वेयर लेस इंसेंटिव टू सेव एंड पीपल एंड अप कंज्यूमिंग एंड स्पेंडिंग मोर. So central bank is watching the how the trends in the economy emerge, also how inflation develops. So considering that, I think a stable policy rate is good in my opinion. Having said that, yeah, I think there is room for rate cut. Maybe शायद अभी को बहुत सिग्निफिकेंट नहीं हो, बट मे बी 50 बिप्स हो जाए, बट प्रॉब्ली द बैंक वुड स्टे मेंटेन स्टेटस को फॉर सम टाइम. सही. बट मुबशिर, मैनी इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू कि इन्फ्लेशन रेट स्टेट बैंक इतना नहीं देख रहा जितना एक्सचेंज रेट देख रहा है, क्योंकि आप देखें कि 5% रियल रिटर्न्स हैं हमारे पास, मतलब 5% की इन्फ्लेशन हो गई एंड अराउंड 5 to 6% आपको रियल पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं. मगर इवन तो इतने रियल रिटर्न्स हैं, हमें कट देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि शायद जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको लगता है कि जिस तरह इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी बढ़ेगी, इंपोर्ट्स, जो गाड़ियाँ निकलवाएंगे, जो इंडस्ट्री मतलब जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ होगी, और उससे शायद हमारे एक्सचेंज रेट पे एक प्रेशर पड़ जाएगा और फिर दैट स्पायरल्स डाउन इनटू इन्फ्लेशन. बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैंने बताया, वो एक क्योंकि बहुत रैपिड डिक्लाइन हमने देखा था, तो उसका डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है, दैट इज़ समथिंग दैट सेंट्रल बैंक इज़ वाचिंग. करेंसी ऑब्वियसली एक इंटरेस्ट है, करेंसी को डिफेंड करने का, रिजर्व्स को भी डिफेंड करने का एक इनहेरेंट इंटरेस्ट है, और जो कि होना चाहिए फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. हाउएवर आई थिंक हमने बार बार ये डिस्कशन इस पे करी है कि हमारे करंट आउटलुक, करंट उस पर हमें नहीं लगता कि इवन विद द नॉर्मलाइज डिमांड और थोड़ी सी बढ़ भी जाती है, तो गिवन द रेमिटेंस इंक्रीज शायद हम जो है कोई बहुत एक सिवियर करेंसी क्राइसिस या करेंसी प्रेशर नहीं देख रहे. ऑल्सो उसको सपोर्ट करने के लिए आप ये सब देख सकते हैं कि यूएस फेड ने भी रेट 25 बिप्स करा. प्रॉब्ली दैट इज़ द लास्ट कट फॉर दिस ईयर, कैलेंडर ईयर की बात करें. बट एक वो था कि प्रॉब्ली फेड अगर रेट कट करता है तो शायद कुछ रूम बन जाए करेंसी पे, आपके प्रेशर्स कम हो जाए. बट द डॉलर इट सेल्फ हैज़ हेल्ड ग्राउंड एंड द आउटलुक रिमेन स्टेबल. सही है. द आउटलुक रिमेन्स स्टेबल. चलिए अब हम अपने इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जो हमें बार बार क्वेश्चंस रिसीव हो रहे हैं. तो अगर हम आप फंड मैनेजर रिपोर्ट खोलिए हमारी या किसी और म्यूचुअल फंड की, तो वहाँ दो काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स मेंशन होते हैं, TER, टोटल एक्सपेंस रेशियो, एंड मैनेजमेंट फीस. इसका क्या मतलब होता है? देखिए, फंड जब भी आप मैनेज करते हैं, फंड इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स बेसिकली, कि आप सारे इन्वेस्टर्स से वैसा ऑल द इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इनटू अ फंड एंड दैट इज़ बीइंग इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट प्रॉफिटेबल एसेट्स, इक्विटी हो गया या मनी मार्केट हो गया एंड सो ऑन. तो जो फंड की ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, सच एज आप कह लेंगे आपकी कस्टोडियन की कॉस्ट होती है, CTC की फ़ीस होती है, देयर इज़ एन एनुअल ऑडिट दैट इज़ रिक्वायर्ड एंड सो ऑन. तो वो जो कॉस्ट होती हैं आपकी, वो कॉस्ट मेरा ख्याल है उसको कवर करने के लिए, एंड जो भी एसोसिएटेड कॉस्ट होती है विद ऑपरेटिंग द फंड, दैट इज़ कवर्ड इन दैट टोटल एक्सपेंस रेशियो. अब यूजुअली इन्वेस्टर्स ने देखा होगा एक मैनेजमेंट फ़ीस होती है, बेसिकली उसका बिल्डअप ये होता है. मैनेजमेंट फीस इज़ व्हाट द एसेट मैनेजर और महाना वेल्थ एक्चुअली चार्जेस फ्रॉम इट्स इन्वेस्टर्स over the period. So if you have invested 1,000 rupees and my management fees is like 55 bips or 0.55%, I am basically charging 55 rupees from you over the year. ठीक है. सही है. तो ये फीस कब चार्ज होती है? फॉर एग्जांपल हमारे ETF की लेते हैं 1% इज द टोटल एक्सपेंस रेशो, तो ये कब चार्ज होगा? ये मंथ में एक दफ़ा होगा, साल में एक दफ़ा होगा, ये किस तरह डिडक्ट होता है? ये जो फीस चार्ज होती है, ये आप इस तरह कह सकते हैं कि इट्स ऑन गोइंग इन अ वे कि रोज़ के रिटर्न्स में एडजस्ट हो रही होती जी. है. तो ये यूज़र्स को नज़र आती है कहीं? यूज़र्स को फीस अलग से नहीं नज़र आती, उनके रिटर्न्स में एडजस्ट हो रही होती है. सही है. तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं आज इन्वेस्ट करता हूँ और मेरा जो डेली रिटर्न आ रहा है दैट शोइंग नेट ऑफ फीस, सो एज यूज़र और एन इन्वेस्टर शुड नॉट बी कंसर्न कि मुझे फर्दर फीस इनकर करनी पड़ेगी. सो वॉट एवर रिटर्न द यूजर्स आर सीइंग इज बेस्ड ऑन नेट बेसिस, नेट ऑफ फीस एंड नेट ऑफ अदर एक्सपेंसेस.
भाई कोई जो भी आप हमारे रिटर्न्स देखते हैं ऑन आर फंड मैनेजर रिपोर्ट या इवन ऑन आर वेबसाइट, दैट्स नेट ऑफ ऑल फीस। महाना उसके ऊपर आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करेगा। जब आप प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं फ्रॉम आर CFPs या ETF पे, तो जो आपका कैपिटल गेन है उस पर 15% गवर्नमेंट चार्ज कर देते हैं। महाना ऑन इट्स ओन कुछ भी चार्ज नहीं करता। तो दैट्स इट फॉर दिस वीक। होपफुली आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और हमेशा की तरह ज़रूर लेट अस नो अबाउट योर फीडबैक डाउन इन द कमेंट्स बिलो। इस वीक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।